हाँ जी, देखो बता दे। हाँ बेटा, एक तो मैंने तुम्हारी क्लास लगाई है कल 8 से 11, ठीक है? मॉर्निंग में 8 से 11, ठीक है? कल। तो कल कोई भी डाउट हो जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें कल पूछ लेना, ठीक है? नहीं, अकाउंट्स की तो है 8 से 11। चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो। देखो बेटा, the following was the receipts and payment account of X Club for the year ended March 31, 2020. All the figure thousands में given है, मतलब ये एक्चुअली 100,000 यानी 1 लाख रुपए, ठीक है? कैश इन हैंड कितना है बेटा? 100 रुपए। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक गिवन है, डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट। वैसे तो जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वो रोकड़ बही का समरी होता है, लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर किसका दिया हुआ है? पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि ये समरी किसकी गिवन है? पासबुक। अगर किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है ना, तो अपन ये मानेंगे कि जितना पैसा पासबुक में आया हुआ है उतना ही पैसा कैश बुक में रिकॉर्डेड है, और जितना पैसा पासबुक से जाता हुआ दिखा रहा है उतना ही रिकॉर्डिंग अपन ने कैश बुक में भी कर रखी है, यदि किसी ट्रांजेक्शन के बारे में कोई स्पेशल वैल्यू गिवन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बैंक के पासबुक का कहना है कि डिपॉजिट जिसमें पैसा केवल डिपॉजिट होता है उसकी तो राशि कितनी है? 2230। करंट अकाउंट खाते का शेष कितना है बेटा? 600, यानी इसमें पैसा आता भी है और जाता भी है। पासबुक में जो बैंक इंटरेस्ट जमा हुआ है वो 30 रुपए बोल रहा हूं मैं एक बार, हालांकि 1000 में बोल चुका। डोनेशन इन सब्सक्रिप्शन कितना है? 2600। रिसीट फ्रॉम टी, चाय से कितने पैसे मिले? 300। कंट्रीब्यूशन टू फेयर से कितना पैसा आया? 100। इक्विपमेंट अपन ने बेचा कितने में? 80 में। नेट प्रोसीड ऑफ वेराइटी एंटरटेनमेंट, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपन ने जो ऑर्गेनाइज किए उससे कितने पैसे आए? 780। और डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, जो डोनेशन हम लोग कराएंगे उसके लिए पैसा कितना है बेटा? 1,000। तो ये स्पेसिफिक हुआ कि जनरल? स्पेसिफिक। इनकम मानेंगे कि बैलेंस शीट में जाएगा? शाबाश। अपन ने ग्राउंडमेंट फी कितने रुपए की भुगतान की है? 750। मूविंग मशीन कितना? 15। ये मशीन अपन ने खरीदी है इस साल में। रेंट ऑफ ग्राउंड चुकाया है 250। कॉस्ट ऑफ टी लगी 250। फेयर 400। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ विच ईयर? लेकिन ये किस साल का है? 2020 का। यानी चालू वर्ष में हमने अगर कोई ऑनरेरियम का भुगतान किया है तो वो इस साल का नहीं किया, किस साल क्या है? पिछले साल। यानी जब मैं इस खाते से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो ऑनरेरियम 400 रुपए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज साल का थोड़ी है, इस साल का है, पिछले साल। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात लगे हाथ ये भी समझ लो, अगर 2019 का पेमेंट इस साल में कर रहे हो, इसका मतलब 2019 के एंड तक आते आते ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तभी तो भुगतान इस साल किया है। यानी जब मैं इस प्रश्न में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये लायबिलिटी बन के आएगा कि नहीं आएगा? बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। पासबुक में डिपॉजिट खाते का बैलेंस कितना हो गया? 3000 रुपए। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 150। और कैश इन हैंड कितना है बेटा? 200। ये तो किसकी जानकारी गिवन है? रिसीट एंड पेमेंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेटा 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग बैलेंस को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 150 रुपए। और क्लोजिंग कितना है? 100 रुपए। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एटसेट्रा, 100 रुपए पिछले वर्ष का बकाया था, 80 रुपए इस वर्ष का बकाया है। दोनों के आगे क्या ड्यू शब्द लिखा हुआ है क्या? यानी बकाया है। लेकिन
चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, कितने? 300 और 260। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे 150 और 100, 100 और 80 सब्सक्रिप्शन के प्रिंटिंग के बकाया बोले गए हैं, क्या ये भी बकाया है? क्या ये बकाया नहीं है बेटा, हमने तो चेक दे दिया था, हमारी बुक्स में तो भुगतान करने की एंट्री हो गई थी। अब उसने पैसा बैंक से निकाला और चाहे ना निकाला, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? यानी कि ये उन लोगों के चेक है जिनको अपन ने पिछली बार चेक इश्यू देके हमारी बुक्स में तो पेमेंट दिखाने की एंट्री कर दी थी, लेकिन उन्होंने पैसा हमारे बैंक से इस बार निकाला। यानी बैंक ने जो 500 रुपए का भुगतान किया है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट वालों को, इसमें से 300 रुपए के चेक तो अपन ने किस साल ही इशू कर दिए थे? पिछले साल ही। तो बैंक ने भुगतान इस साल किया होगा, तो 500 में से 300 का भुगतान अगर पिछले साल वालों को हुआ है, तो करंट ईयर का भुगतान कितने का हुआ होगा? बोलो बोलो। 200 का हुआ होगा। अच्छा, क्या हमने इस साल में भी 260 के चेक निर्गमित किए थे जिनका अभी तक भुगतान? हमारे लिए खर्चा तो 260 का भी हुआ और 200 का जो बैंक से भुगतान हो गया वो भी हुआ कि नहीं हुआ? मैंने इन दोनों व्यक्तियों को चेक दिए, मेरी बुक्स में एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आई बेटा? दोनों व्यक्तियों ने ही बैंक से पैसा निकाल लिया, यानी कैश बुक में बैलेंस कम हो गया था और पासबुक में बैलेंस कम हो गया था। बात समझ में आ रही? मैंने चेक दे दिया, मैंने मेरी लायबिलिटी खत्म कर दी कि नहीं कर दी? मैंने चेक नहीं दिया होता, भुगतान नहीं दिया होता, रिपेयर्स करवा ली होती, तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता कि नहीं होता? बात समझ आ रही बेटा? इस व्यक्ति को जो मैंने चेक दिया, इसने तो पैसा बैंक से निकाल लिया, उस व्यक्ति को जो चेक दिया उसने अभी तक पैसा बैंक से नहीं निकाला, तो मेरी लायबिलिटी है क्या वो? बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कि बैंक ने जो इस साल 500 का भुगतान किया है, इसमें 300 वाले चेक तो कौन से साल के आए हैं? तो जो बैंक से पैसा कटा है वो इस साल में जारी किए गए 200 का कट गया, और 260 के चेक मैंने और ऐसे भी इशू कर रखे थे जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने तो चेक इस साल में 460 के काटे थे कि नहीं काटे थे? जिसमें से 200 का तो क्या हो गया और 260 का अभी तक भुगतान, तो मेरा खर्चा 460 रुपए का हुआ कि नहीं? बात समझ में आई? इसको ऐसे ही बोल सकते हो, करंट ईयर में पे कितना हुआ है? पिछले वर्ष का, चालू वर्ष का 300 घटाओगे 260 जोड़ोगे तो खर्चा तो 460 ही आएगा ना। बस ये क्या नहीं है? आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मैं तो चेक दे चुका था, उन्होंने पैसा नहीं निकाला, ये उनको देखना था। आई बात समझ? पक्का क्लियर है ना? आगे, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीन की ओपनिंग बैलेंस कितनी है और क्लोजिंग? ठीक है। आगे, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, 20 साल के एंड में बोल रहा है। तो बैंक ने जो हमारे अकाउंट में पासबुक में पैसा क्रेडिट किया है इंटरेस्ट का, वो केवल कितना किया है? लेकिन 20 रुपए पर ने कमाए भी तो है, तो अपनी इनकम मिली हुई 30 या टोटल मिली हुई टोटल अर्नड प्लस मिला हुआ 30 प्लस 20 50 आगे देखो, बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग कितना है? हमने केवल ग्राउंडमैन को क्या चुकाई है? खाली फीस। हमें उसे इस साल में और भी क्या चुकाना चाहिए था? बोनस। उसका भुगतान हम अभी तक नहीं कर पाए, तो हमारा एक्सपेंस जो भुगतान कर दिया वो भी है और जो बोनस अभी तक नहीं किया वो भी है, यानी हमारा टोटल एक्सपेंस 1050 का माना जाएगा। क्यों? क्या दिक्कत है? अलग अलग की बजाय एक साथ में तो कर सकते हैं। फीस भी किसको जा रही है? ग्राउंडमैन को। बोनस भी किसको जाना है? तो खर्चा एक ही हुआ ना। ठीक है, तो घर से करना है क्या क्वेश्चन? क्योंकि बुक में अलग अलग दिया हुआ इसलिए पूछो। हाँ जी, क्या लिखा है इसको देखो, 31 मार्च 2020 The honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of रुपये। अब बताओ ये क्या बोला? 2020 में ऑनरेरियम कितने रुपए से बढ़ा दिया गया? से बढ़ाया गया या 200 ही दिया गया? वही पूछ रहा हूँ, 200 ही दिया गया या 200 से बढ़ा दिया गया? यानी 200 नहीं दिया है, यानी पहले से जितना दे रहे थे उसमें 200 और बढ़ा दिया। तो हम पिछले साल का भुगतान इस साल में कितना किया?
तो ये तो था पिछले साल का। इस साल में अगर करते तो 600 दिए होते ना। क्या वो 600 करंट ईयर में कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो आपको एक ट्रेंड समझ में आया होगा। 2019 का भुगतान तो कब किया होगा, और 2020 के 600 का भुगतान इस साल में तो नहीं किया, तो 2021 में करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? यानी जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये 400 तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे लायबिलिटी पक्ष में, और 600 आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्यों आएंगे लायबिलिटी में? क्योंकि कहीं पर भी आपको 600 रुपए पेड होते दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा? बोलो बोलो। खैर आगे और समझाऊंगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है बेटा? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, अपने को गिवन क्या है क्वेश्चन में? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और अपने से मांगा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शुरू करो। नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? एक्स क्लब। इलस्ट्रेशन नंबर 8। इनकम एंड इन द बुक्स ऑफ, पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। For the year ended 31 मार्च है कि 31 क्या लिखा है? कुछ मार्च लिखा हुआ है क्या? बेटा हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो अपने को सूचना किससे प्राप्त होगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से होगी ना। पहले तो मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी ऑफ कैश बुक होती है? हाँ। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कोई समरी ऑफ कैश बुक होती है? ये एक नाम मात्र खाता है। तो इधर तो क्या आते हैं एक्सपेंस, इधर क्या आती है इनकम। तो क्या इनकम और एक्सपेंस का जैसे पी&एल अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस होता है क्या, वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर में भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर, और फिर अमाउंट इनकम, और फिर अमाउंट। हाँ जी बेटे, आराम से, चाहे अपने को समय लगे लेकिन हर चीज आराम से डिस्कस करेंगे। किताब देखो अपनी किताब में, रिसीट साइड में सबसे पहले किसका बैलेंस गिवन? कैश का। हाँ ना बोलेंगे सब बच्चे? क्या कैश, डिपॉजिट और करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ आएगा क्या? वो तो बेटा एसेट्स है ना। इधर तो क्या आएंगे, यहाँ क्या आएंगे? अब अपन क्या करें, अगर पहले इनकम साइड पूरा कर लें तो रिसीट साइड को ध्यान में रख लें, और अगर एक्सपेंस को कवर करना है तो पेमेंट को देख लें। तो सबसे पहले कौन साइड कवर कर लें? इनकम। ना कैश इन हैंड आएगा, ना डिपॉजिट अकाउंट आएगा, और ना ही करंट अकाउंट। नेक्स्ट आइटम देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक इन। लिखो बाय बैंक इंटरेस्ट। ये सब वैल्यू जो है वो किस में गिवन है? 1000 बाय बैंक इंटरेस्ट 30। नीचे देखो अन्य सूचनाओं में अपने को चालू वर्ष में इंटरेस्ट अक्रूड लिखा हुआ है क्या? कितना? 20। क्या ये टोटल 50 आ गया बाहर? अब इंटरेस्ट के बाद में देखो नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में क्या गिवन है? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। देखो कितना मिला हुआ है? नहीं नहीं, टोटल कितना मिला हुआ है? 2600 मिला है। बेटा इसमें चालू वर्ष का क्या कर दें?
एड आउटस्टैंडिंग ऑफ, मानते हो ना सही? कितना मिला करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बाकी, और प्रीवियस ईयर का बाकी कितना है? पी वाई का मतलब प्रीवियस, कितना बाकी? बोलो कितना होगा? 2550, 2550। ओके बेटे। डोनेशन सब्सक्रिप्शन के बाद में रिसीट फ्रॉम टी, रुको बेटा, देखो पेमेंट साइड में देखो कॉस्ट ऑफ टी भी गिवन है, डेबिट में देखो रिसीट साइड में रिसीट फ्रॉम टी कितना है और कॉस्ट ऑफ टी कितना है। बताओ हम रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस? तो नेट में इनकम लिख सकते हैं ना, इनकम में लिखो या एक्सपेंस में? क्यों? क्योंकि प्राप्ति ज्यादा है, खर्चा कम है। बाय रिसीट फ्रॉम टी कितना? 300 लेस कॉस्ट ऑफ टी कितना बेटा? 250। आपको मेरा मीनिंग समझ में आ गया क्या कहा है? कल को गलती से याद ना रहे और इनकम में लिख के आ जाओ 300 250 लिख के आ जाओ तो गलत तो वो भी नहीं होगा। बात तो तुम्हें सही करी है कि मिला है जो तुम्हारी इनकम है, जो गया वो तुम्हारा खर्चा है, ये भी सही है। कोशिश करें ये लिखें, वैसा लिख दे तो भी चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो टी के नीचे रिसीट साइड में फेयर दिया हुआ है क्या बेटा? अपने को कंट्रीब्यूशन टू फेयर कितना है? 100। लेकिन देखो पेमेंट साइड में कॉस्ट ऑफ फेयर 400 दिया, यानी पैसा मिला तो है 100 रुपए, गया कितना है? 400। अब के बाद नेट में इनकम है कि एक्सपेंस है? लिख दो एक्सपेंस साइड में टू फेयर कितना? 400 लेस कंट्रीब्यूशन, यानी अपने को पैसा मिला कंट्रीब्यूशन के बदले में केवल कितना? 100। तुम्हारे नेट में खर्चा कितना माना गया? 300। आ गई बेटे बात समझ? हाँ, भाड़ा। रिसीट साइड में देखो फेयर के नीचे क्या दिया हुआ है? अच्छा, क्या कभी आपने आज तक ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में संपत्ति खरीदना बेचना दिखाया है क्या? लेकिन संपत्ति के खरीदने और बेचने पर होने वाला प्रॉफिट और लॉस बताया ना बेटा। प्रश्न को जो अपन पूरा पढ़ लिए तो कहीं पर लिखा था क्या कि जो संपत्ति अपन ने 80 में बेची है उसका लागत मूल्य WDV कितना रुपए का था? कहीं गिवन है क्या? कहीं भी गिवन नहीं था। इसका मतलब यही मानेंगे कि जितने में अपने को बेचने को मिल रहा है 80 रुपए, वही उसकी क्या रही होगी? लागत या फिर WDV रही होगी। इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। मान लो बेचे गए संपत्ति का WDV गिवन होता, मान लो 60 रुपए गिवन होता तो घाट प्रॉफिट आया होता 20 रुपए, या मान लो लागत होता 90 रुपए तो 10 रुपए का क्या आया होता? लॉस। फिलहाल कुछ भी दिया हुआ नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ गए बेटा? नेक्स्ट आइटम देखिए क्या लिखा है, नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। विभिन्न प्रकार के जो अपने मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए होंगे उस पर अपने को 700 रुपए की 80 रुपए की प्राप्ति हुई होगी। 780 बोल रहे हैं ना? एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम लिखो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना? 780। अब बेटा उसके नीचे देखो क्या लिखा है, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। आगे होने वाले वो टूर्नामेंटों के बदले में डोनेशन मिला है। नॉर्मल इनकम की जनरल जनरल फंड या स्पेसिफिक इनकम आई जाएगी? छोड़ दे इसको बेटा। अब अपन ने रिसीट से क्या कवर कर ली? इनकम। अब पेमेंट से क्या कवर कर ले? एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस में वहां पे ग्राउंडमैन फी दिया हुआ है क्या? लेकिन ग्राउंडमैन को अपने को क्या देना था? बोनस भी देना था। तो फीस तो कितनी दे दी अपन ने? 750। इसमें क्या ऐड कर दें? 300 बोनस। तो क्या खर्चा बोल के 1050 आ गया बेटा? आगे बोलो। मूविंग मशीन, क्या मूविंग मशीन संपत्ति है कि खर्चा है?
संपत्ति, क्या संपत्ति खर्चा मानी जाती है? क्या आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर? बहुत बढ़िया बेटे, नेक्स्ट बोलो। रेंट ऑफ ग्राउंड, ये आएगा ना? कितना रुपए? 250। रेंट ऑफ ग्राउंड के बाद में बोला कॉस्ट ऑफ टी हो गया बेटा, फेयर भी हो गया। नेक्स्ट आइटम, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस। देखो चालू वर्ष में कितना दिया है? 280। अंदर लिख लो बेटा इसे। क्या अपन ने जब प्रश्न पढ़ा था उसमें चालू वर्ष का भी बकाया था और पिछले वर्ष का ही बकाया था ना? चलो, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। बताओ आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है? 80। ये प्लस हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर सब किताब में दिया हुआ है बेटा? 100। बताइए 260। यानी अपन ने भले ही पेमेंट करंट ईयर में 280 का क्यों ना किया हो, जिसमें से 80 तो चालू वर्ष का बाकी और 100 पिछले वर्ष का, तो टोटल खर्चा बोल के कितना आ गया? 260। समझ गए बेटा? अब आप प्रिंटिंग के बाद में देख रहे होंगे रिपेयर्स, तो लिखो टू रिपेयर्स। और रिपेयर्स के बाद के आगे लिखेंगे ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। सर इसमें वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं बेटा? इसमें भी वर्किंग नोट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग नहीं है बेटा। ये क्या है? पिछले बार के चेक्स का कुछ पेमेंट तो चालू वर्ष में हुआ है और कुछ चेक अपन ने इस वर्ष में निर्गमित तो कर दिया लेकिन जिसका भुगतान नहीं हुआ। तो बैंक तो बेचारा जितना पैसा इस साल गया है उसी की जानकारी देगा ना। लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। Calculation of amount of repair to be debited to income and expenditure। आप 2 मिनट पहले देख लो, बाद में नोट करना। सबसे पहले मैं लिखूंगा अमाउंट पेड बाय बैंक इन करंट ईयर। सर पहला क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, तुम्हारा दोस्त कोई तुमसे पूछे अरे बैंक क्यों लिखा तुमने? क्योंकि अपने को डेबिट साइड में पासबुक की जानकारी दे रखी है और क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस पासबुक का ही दे रखा है, यानी समरी किसकी है? यानी बैंक ने बताया इतने तो पैसे आए और इतने पैसे गए। कितना हो गया? 500। अगर बेटे प्रश्न में कोई और चर्चा नहीं होती, कुछ और नहीं गिवन होता, तो अपन यही मानते कि इस साल 500 के ही खर्चे हुए थे, जैसे हमने भी रोकड़ बही में 500 ही रिकॉर्ड किया होगा और बैंक ने भी कितना ही पे किया होगा? 500। बात समझ में आ गई? लेकिन जब जानकारी मिली तो उसमें 500 में से लेस चेक इशूड इन प्रीवियस ईयर पेड कौन से साल में हुए? करंट ईयर। कितने रुपए के? 300। तो अगर किन्हीं चेक का भुगतान चालू वर्ष में हुआ है और चालू वर्ष का हुआ है, वो 500 है कि 200 है? 200। बात समझ में आ गई? अगर अपने को चालू वर्ष में और निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए वो नहीं गिवन होते, तो यही आंसर हमारा 200 आ गया होता। एंड checks issued in not yet। बेटा yet का मतलब क्या होता है? अरे वाह, वेरी गुड। कितने रुपए के चेक? कितना आ गया? फटाफट बोलिएगा। मैंने 2 आदमी को चेक दिया, एक 200 वाले को चेक दिया, एक 260 वाले को चेक दिया। 200 वाले ने पैसा बैंक से निकाल लिया, खर्चा है कि नहीं? 260 वाले ने पैसा बैंक से नहीं निकाला, मेरा खर्चा है कि नहीं? अरे मैंने तो चेक दे दिया ना, तो आज नहीं तो कल निकालेगा। हाँ तू ऐसा कह देगा ऐश कर नहीं निकालूंगा, तो मैं राजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा खर्चा कितना है मानूंगा मैं? 200। छोड़ेगा क्या पैसे मेरे? मेरा खर्चा है कि नहीं?
बात समझ में आ गई बेटा? अब ये क्या नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर ये आउटस्टैंडिंग होते तो ये 300 तो ओपनिंग बैलेंस शीट यानी पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी पक्ष में आएंगे, और ये चालू वर्ष की क्लोजिंग, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं, क्योंकि मैं तो चेक दे चुका हूं ना बेटे। बात समझ में आ गई? नोट करो इसे। सबने लिख लिया? लिख लो आराम से। डन? लिख सकता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज जीरो ज्यादा लगाना ना पड़े। हाँ जी। टू रिपेयर कितना लिखो बेटा? 460। आगे बोलो, रिपेयर के बाद में क्या लिखा है? ऑनर एरिया। देखिए एक ही बार में बताएं, 400 आएगा क्या? 400 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा 400? 400 क्यों नहीं आएगा? वो पिछले साल का था, बात सिंपल। तो फिर कितना आएगा? क्यों आएगा 600? नहीं 200 बढ़ा दिया, आएगा क्यों? मैंने दिया थोड़ी अभी तक। शाबाश, अब मेरे को समझ आ गई कि भाई खर्चा तो है, भले ही दो और चाहे मत दो। 400 क्यों नहीं आएगा? पिछले साल का था। 600 क्यों आएगा? बिकॉज 200 बढ़ा दिया गया। आएगा क्यों? क्योंकि भुगतान करो और चाहे ना करो, खर्चा है कि नहीं? शाबाश बेटे। 400 प्लस 200 बराबर 600। आई बात समझ? ये आ गया 600 रुपए। अच्छा एक बात और बोलो, ये जो 400 रुपए अभी तक अनपेड था 2019 की बैलेंस शीट में गया होगा? क्यों? क्योंकि भुगतान 2020 में हो रहा है। और क्या ये 600 रुपए भुगतान पक्ष में कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये भी पेमेंट नहीं हुआ, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सबने नोट कर लिया? और देखो पेमेंट साइड में क्या लिखा हुआ है। बस अभी कुछ नहीं है। अब अपने को देखो क्या करना पड़ेगा, आगे की जो जानकारी है उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी रिसीट एंड पेमेंट से गिवन सूचना। ये तो सब बातें कवर कर ली। अब हाँ ना बोलते जाना। क्या सब्सक्रिप्शन ड्यू समझ में आ गया? अमाउंट प्रिंटिंग वाला क्लियर हो गया? मैडम इधर देख तो, ये वाला पॉइंट कवर हो गया ना? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। बेटा इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्या हमने चालू वर्ष में कोई मशीन इक्विपमेंट नाम से मूविंग मशीन खरीदी बेटा? 800 पहले से थी, 1500 और खरीदी, कितने की हो गई? 2300 हो गई ना? क्या हमने करंट ईयर में 80 रुपए में कोई इक्विपमेंट बेच दिया बेटा? 2300 माइनस 80 बराबर 2220। तो क्लोजिंग बैलेंस इतना ही आना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ कितना है? 1750। यार ऐसे कैसे संभव है? हमने बेची होगी या मूल्यह्रास लगा होगा? बेची भी क्यों नहीं बोले? अगर बेचा हुआ होता तो ये 470 भी इधर जैसे 80 आया है वैसा आया होता कि नहीं आया होता? तो 470 का क्या लगा? डेप्रीशिएशन। लिखो।
टू depreciation on machine and equipment, इसका क्या बनाएंगे? नंबर 2। क्या होगी हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है बेटा, देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 800 बोला है ना हमने, एंड परचेज इन करंट ईयर कितना दिखाया? देखिए ना नंबर 1500, टोटल कितना हो गया? इसमें से लेस सेल कितना? 20, सॉरी, तो अपने पास 2220 रहना चाहिए था, है ना बेटा? अब डेप्रीशिएशन बराबर 2220 रुपए की संपत्ति होनी चाहिए थी और है मात्र कितने की? 1750। तो क्या हमने चालू वर्ष में डेप्रीशिएशन 450 का लगा दिया बेटा? एक बार दोबारा समझ लें, बाद में नोट कर लेना। सब बच्चे बोलेंगे आपके पास पहले से कितने की थी? आपके पास पहले से सबसे पहले कितने रुपए की थी? 800 की थी। खरीदी कितने की? 800 प्लस 1500 बराबर 23। कितने की अपन ने बेच दी? क्लोजिंग बची 2220। बेटा इतनी ही बचनी चाहिए थी यदि चालू वर्ष में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, लेकिन लगा कितना हुआ होगा? तभी तो 2220 वाली कितने की रह गई? 1750। सभी को बात समझ आ गई? कर लो। कल 8 बजे ध्यान रखना। तुम पहले भी लिए हो ना क्लास 8 से? क्या मेरी पिछले से पिछले कौन सा टॉपिक पढ़ा था अपन ने? पार्टनरशिप दी है ना, जीएलपी एडमिशन। यस यस, मेरे को तुम्हारे पे पूरा विश्वास था कि तुम आ जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी क्लास में पढ़ी। मजाक नहीं करता, पिछली बार आए थे तुम सारे के। मैं तुम्हारे को चने के झाड़ पे चढ़ा नहीं रहा हूं, ऐसा मत सोचना। साइड में ये डेप्रिसिएशन लिखा है। अरे यार मैडम मैं बताया था, देख नहीं रहा होगा, डेप्रिसिएशन में 2220 माइनस 1750 लिखा है मैंने। ठीक है बेटा, लिख लिया? चलो जी, अब आगे देखो प्रश्न में क्या और कोई सूचना बाकी रह गई? देख लेते हैं एक बार वो भी। और कोई सूचना बाकी नहीं है ना? सब कर लिया अपन ने। अब पहले तो ये इनकम साइड का टोटल लगाओ फटाफट। 3430 और इस 470 रुपए की डेप्रिसिएशन को शामिल करते हुए डेबिट के आइटम को लेस कर दो। 3390 डेबिट का टोटल है क्या? उसे 3430 में से माइनस 40 रुपए। बेटा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर कितना? 40। आ गई बेटे बात समझ?
ओके, सिर्फ हाँ एक बात थोड़ी स्पेसिफिक पढ़ी अपन ने रिपेयर्स वाली, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही किया है ना बेटा। ओके, अब मेरे को ये बताओ, क्या हम बिना सोचे समझे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने लग जाएंगे क्या? क्या इस चैप्टर में हर समय ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? नहीं। यदि आपको कैपिटल फंड पहले से गिवन है तो फिर आपको क्या नहीं बनानी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, वो ध्यान भटकाओ एरिया है, मत भटको, स्पेशली तुम लोगों को बोल रहा हूं, समझ गए? उधर मत देखो बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ तो क्या चल रहा है सब समझ रहा हूँ मैं इसलिए मैंने वो ध्यान भटकाऊ क्षेत्र, झूठा आकर्षण, इतना मत बोले सुनो। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या अपने को कैपिटल फंड पहले से गिवन है क्या? अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल फंड होता क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं। हालांकि आपको पता होगा, जैसे एक सोल प्रोप्राइटर एकल स्वामित्व वाला व्यक्ति जब अपने व्यापार में पूंजी लगाता है तो वह पूंजी केवल एक व्यक्ति की होती है। एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो पैसा लगाते हैं वो पार्टनर्स लगाते हैं, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल में शेयर्स। यहाँ पे जो पैसा आता है बेटा, वो पैसा कोई लाभ कमाने के लिए नहीं आता, किसी एक व्यक्ति का नहीं आता, साझेदारों का, अंशधारकों का नहीं आता। कोई भी पैसा, कोई संपत्ति दान दे गया, कोई डोनेशन दे दिया, कोई चैरिटी दे गया, कोई लेगेसी दे गया, तो इन सबसे पैसा मिलाकर जो इनकी पूंजी बनती है उसे पूंजी कोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कैपिटल फंड। जैसे कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, वैसे ही कैपिटल फंड का फॉर्मूला भी यही होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी। बात समझ में आई? अब बेटे इस बैलेंस शीट को मैं जब बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो लिखेंगे हम लोग, कैश इन हैंड लिखेंगे, कैश एट बैंक लिखेंगे। फटाफट बताओ, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में पासबुक का आएगा या कैश बुक का आएगा? मैं पिटाई कर दूंगा नालायक को। किसका आएगा? क्या? बैंक तो कुछ ही बताएगा, तुम अपनी कैश बुक का बैलेंस बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम्हारी कैश बुक 10,000 रुपए की थी और पासबुक 10,000 रुपए की थी, तुमने 2,000 का चेक निर्गमित कर दिया, तुम्हारी रोकड़ भाई कितने की हो गई? वो चेक बैंक से कटे और चाहे नहीं कटे तुम्हें कोई मतलब है क्या? तुम्हारी कैश बुक कितनी है? तो तुम चिट्ठी में 8,000 दिखाओगे कि 10,000? समझ गए ना? बोलकर भी ये बात नहीं बोलना है कभी भी कि बैलेंस शीट में पासबुक का बैलेंस आएगा। नहीं बेटा, बैलेंस शीट में किसका बैलेंस आएगा? कैश। बात समझ में आई? अब आप देखिए, आपको रिसीट एंड पेमेंट साइड में, डेबिट साइड में देखो, रिसीट के ओपनिंग में क्या कैश इन एंड गिवन है? ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आ जाएगा बैलेंस शीट में। कैश डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है, वो भी आ जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो तो पासबुक का बैलेंस है, अपने को निकालना क्या है? कैश बुक का, है ना बेटे? लिखो सबसे पहला वर्किंग नोट जो अपन लोग बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा इसका। लिखो कैलकुलेशन ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा अपन ने बीआरएस पढ़ा हुआ है ना? बीआरएस में क्या था बेटे, अगर कैश बुक का बैलेंस होता है तो उसी में प्लस माइनस करके कहा जाते हैं पासबुक, और यदि पासबुक का बैलेंस गिवन होता है तो उसी में प्लस माइनस करके जाते हैं कैश बुक। अब मुझे इस प्रश्न में किसका बैलेंस गिवन है? देखो बैलेंस पासबुक, अरे रुक तो भाई, रुक जा। 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2000। अब देखो डेबिट साइड में देखो, आप रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में देखो, पासबुक के करंट अकाउंट का बैलेंस 600 गिवन है क्या? और नीचे देखो क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस 150 गिवन है बेटा। बाकी इस चैप्टर को भूल जाओ कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बात बोल रहा हूँ।
चेक निर्गमित किए गए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। बीआरएस पढ़े थे अपन ने। जैसे ही चेक निर्गमित किया गया होगा, इससे कैश फ्लो का बैलेंस घट गया। चूंकि अपन इस टॉपिक की शुरुआत किससे कर रहे हैं, तो अपनी पासबुक को किसके बराबर लाना है। चूंकि कैश बुक घट गई, पासबुक को भी बात सामने आ गई, लेस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्योंकि कैश बुक घट गई, इसलिए पासबुक को भी घटा दिया जाए, है ना। तो 600 तो पासबुक का बैलेंस था, 300 आप घटा दोगे तो आप किसके बैलेंस पे पहुंच जाओगे, कैश बुक। क्या लिखे, बैलेंस एज पर। आई क्या आपको बात समझ। इधर देखो बेटे, 600 प्लस का था, 300 भी अपन ने घटा दिया, 300 भी प्लस का आया कि नहीं आया। 300 रुपए कैश बुक प्लस का बैलेंस दिखा रही है, यानी डिपॉजिट में पैसा दिखा रही है, यानी करंट अकाउंट का बैलेंस भले ही पासबुक 600 दिखा रही हो, रोकड़ वही तो कितना ही दिखा रही थी। फिर अब दिमाग ये लगाओ, यदि ये चेक भी भुगतान हेतु क्या हो गए होते, प्रस्तुत हो गए होते, तो क्या पासबुक आपका 600 का बैलेंस दिखाती है, वो भी 300 का बैलेंस दिखाती है ना। समझे कि नहीं समझे। अब अपन कौन से बैलेंस पर आ गए, 31 दिसंबर 2020। पासबुक तो कितना बैलेंस दिखाती है। हमने चालू वर्ष में जो चेक निर्गमित किए हैं, जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, उसकी राशि देखो 260। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट वाली राशि देखो, है ना 260। चेक निर्गमित किया गया, भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी रोकड़ बही में से 260 रुपए कम हो गए कि नहीं हो गए। यदि आप कहां से प्रारंभ करते हो, तो आपको जाना किसके बराबर, उनको भी घटाना पड़ेगा। कितने रुपए घटा दूं, 260। बेटा मेरा आंसर 110 रुपए नेगेटिव हो गया कि नहीं। इधर देखो जरा, यदि रोकड़ बही का शेष पॉजिटिव हो, तो धनात्मक शेष बैंक में जमा की गई राशि को बारे में बताता है। पैसा बैंक में जमा है, यानी खाता धारक की संपत्ति, असेट है, समझे बेटा। लेकिन अगर कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव है, यानी ओवर, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आ गया ना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, तुम दिमाग लगाना, ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बेटे, ये बैलेंस किसका था। हम कहां पर आ गए, बैलेंस शीट में कैश बुक का बैलेंस आता है कि पासबुक का। शाबाश। तो मैं जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा कौन सी तारीख वाली, तो 600 लिखूंगा करंट अकाउंट या 300, संपत्ति या दायित्व। शाबाश, बात क्लियर हो गई। जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैश बुक का बैलेंस लिखूंगा कि पासबुक का, 150 या 110, एसेट या लायबिलिटी। बात क्लियर हो गई। नोट कर लिया आप सबने, नहीं किया तो कर लो आराम से। समझ presented for payment but not presented for payment। देख लिया बेटे। अब हम लोग को क्या बनानी है, बैलेंस शीट। लिखिए मेरे साथ, लिखिए बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 2020। दोबारा बताइए क्यों बनाई जा रही है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि अपने पास कैपिटल फंड नहीं है बेटा। जैसे अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाने का एक सीक्वेंस बनाए थे कि सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, फिर रिजर्व्स को बांटेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे।
वैसे ही बैलेंस शीट बनाओ ना इस चैप्टर में, तो एक सिस्टम बना लो। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या फिर बैंक, समझे? इससे ये चीज अपने को ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज सामने सामने दी हुई है। रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में ऊपर ही ऊपर देखो कैश इन हैंड अपने को गिवन है क्या? कितना गिवन है? ये राशि भी अपने को किस में गिवन है बेटा? थाउजेंड्स में। कैश इन हैंड कितना हो गया? 100। डिपॉजिट अकाउंट बेटा, क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट में केवल पैसा डिपॉजिट होने की चर्चा हो रही है। कितने पैसे थे? ओपनिंग ही, रिसीट साइड में देखो ना, 2230। अब देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस 600 जो पासबुक का गिवन है वही लिखो क्या? किसका? और ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 3। अब तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा ना कि भाई तुमने ये 300 क्यों लिखे हैं, क्योंकि तुमने क्या बनाया था? बैलेंस एज पर कैश फ्लो निकालना तुमको आ गया। समझ गए बेटा? अब अपने को क्या करना है? अब चालू वर्ष में जो संपत्तियां बनी है वो तो किस में आएंगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो चालू वर्ष में दायित्व बने हैं वो क्लोजिंग में आएंगे। लेकिन जो पहले से एसेट है, पहले से लायबिलिटी है, वो इसमें आएगी कि नहीं आएगी? जरा पेमेंट साइड में देखो। पेमेंट साइड में क्या ऑनरेरियम 2019 का चालू वर्ष में भुगतान किया गया? यानी कि 31 दिसंबर 2019 को ये लायबिलिटी रही होगी। 31 दिसंबर 19 बोल दूं या 1 जनवरी 2020 बोल दूं, एक ही बात होगी। लिखो बेटे लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 400। ठीक है बेटा? अब आ जाओ नीचे सूचनाओं में। क्या अपने को सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया हुआ है? तो सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी हमारी संपत्ति हुई बेटा चालू वर्ष का या पुराने वर्ष का? कितना? 150। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग आएगा। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग असेट में क्यों लिख रहा हूं मैं? लायबिलिटी में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। कितने रुपए का? आई बेटे बात समझ? अब उसके नीचे वाली लाइन पढ़ के बताओ क्या लिखा है? लिख दूं इधर? अरे लिख देते ना, पहले पहले नहीं। हमने तो चेक इशू कर दिए, भले ही उनका भुगतान हुआ हो चाहे ना हो। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? तुमने मित्तल कॉमर्स क्लासेस को तुम्हारे फाउंडेशन का चेक दे दिया। अब वो चेक एमसीसी बैंक में जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम्हारी क्लास चालू रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है भाई साहब फीस है, काय का फीस समझ अच्छा आगे चलो, ये बोलना नहीं किसी ने। आगे नीचे इसके नीचे देखो क्या लिखा है? मशीनरी एंड इक्विपमेंट। बेटा मशीनरी एंड इक्विपमेंट संपत्ति हो गई हमारी। ओपनिंग बैलेंस लिखो या क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग कितने की है? 800 की। क्या इसके अलावा नीचे अपने को इंटरेस्ट अक्रूड दिया हुआ है? लेकिन ओपनिंग में दिया है कि क्लोजिंग में दिया है? तो क्लोजिंग जाने उसका काम जाने। उसके नीचे देखो क्या दिया हुआ है? बोनस, वो भी किस साल का? चालू वर्ष का है, वो पिछले वर्ष का नहीं है। और ऑनरेरियम 600 चालू वर्ष का है कि पिछले साल का है? तो पिछले साल का लिख चुके अपन लोग। जो 200 से बढ़ाया है वो तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माना जाएगा। टोटल ऑफ एसेट 3580 में से 500 हटा दो। कैपिटल फंड को हम बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं बेटा? 3080 3580। ठीक है बेटे, ये लीजिए। अब जब ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, इसी की सहायता से क्या बनाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। कर लिया सबने नोट? करो आगे। देखो बैलेंस शीट
एज एट 31 दिसंबर 2020। बेटा तुम अपनी कॉपी में देख के बताओ पुरानी एसेट में सबसे पहली एसेट कौन सी लिखी हुई? कॉपी में देखो ना। अरे तुमने जो ओपनिंग बनाई उसमें देखो ना क्या है। ये ओपनिंग लिखोगे कि क्लोजिंग लिखोगे? क्लोजिंग तुमको देखो रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में दिखेगा 250। दूसरी एसेट देखो डिपॉजिट अकाउंट 3090। अब जल्दबाजी में लिख दो क्या करंट अकाउंट इधर ही? ना ना, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हूं मैं कि मेरे को वर्किंग नोट में ओवरड्राफ्ट निकल कर आया था। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ओवरड्राफ्ट। वर्किंग नोट नंबर 3 कितना था? 110। ये राशियां किसमें है बेटे? अब ओपनिंग बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के नीचे कौन सी एसेट गिवन है? आपकी कॉपी में देखो ना, आपकी कॉपी में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब मैं आपकी कॉपी में क्यों दिखा रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट को कहां लाना है? क्लोजिंग। तो जो पुरानी एसेट है उसमें से जो इस साल में है वो ले आओ, जो नहीं है वो छोड़ दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा ओपनिंग का लिखूं या क्लोजिंग का लिखूं? कितना है? 100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नीचे क्या दिया हुआ है? मशीनरी एंड इक्विपमेंट। बताइए 1750 लिख दूं? 800 तो ओपनिंग थी ना। चालू वर्ष में खरीद भी ली, बेच भी दी, डेप्रिसिएशन भी लग गया, और तो कितने की बची? 17। और दी हुई है ना मुझे प्रश्न में 1750 पहले से गिवन है देखो। अब ये तो हो गई पुरानी संपत्ति। अब एक बार पुरानी लायबिलिटी में आ जाओ। पुरानी लायबिलिटी में आपको कौन सी लायबिलिटी दी हुई है? आउटस्टैंडिंग ऑनर एरियम। बताइए 400 या 600? क्यों? हाँ, और वो भी अपन को पेमेंट साइड में 600 दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब अपन ने इस साल का भुगतान नहीं किया। लायबिलिटी पक्ष में आएगा बेटा। ऑनर एरियम के बाद में नीचे क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। क्या ये चालू वर्ष का ही बकाया है? बोलो कितना है? 80। ये तो हो गई पुरानी बैलेंस शीट की बात, है ना। अब नीचे सूचनाओं में आ जाओ। क्या इस वर्ष में 20 रुपए का इंटरेस्ट अक्रूड है क्या? सूचना में देखो, जैसे किताब लाया करो भाई, किताब में देखो। देखिए अक्रूड इंटरेस्ट असेट या लायबिलिटी? अक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपए? 20। क्या उसी के नीचे आपको आउटस्टैंडिंग बोनस दिख रहा है? कितना रुपए? 300 ना। इंफॉर्मेशन हो गई। पेमेंट साइड में देखो, रिसीट एंड पेमेंट साइड में क्या कोई ऐसा खर्चा जो करंट ईयर का बकाया रह गया हो? नहीं। रिसीट साइड में देखो, लास्ट में आपको डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट दिया हुआ है। डोनेशन जनरल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन? लिखो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। बेटा फंड मत बोल, ऐसे लिख डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। कितना रुपए? अगली बात समझ। अब क्या लिख दो? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है हमारे पास? 3080 है ना। और सरप्लस कितना आया था? 40। कितना हो गया? 3120। असेट का टोटल, असेट का दोनों सेम है। 5200 हुआ। देखो, क्योंकि मैं जो कल क्लास लगाई है 3 घंटे की लगाई है, उसमें सबसे पहले काम आप ये करेंगे। एक सेकंड सुन लो मेरी बात, मैं जा रहा हूं। आज घर जाके और कोई काम करे नहीं करे, ये वाला प्रश्न एक बार दोबारा ट्राई जरूर करेंगे, ताकि कोई डाउट हो बेटा कल वाले लेक्चर में शुरू के 15-20 मिनट उसको काम में लेना। और भी तुम्हारा कोई डाउट हो कल भी पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। और भी कोई क्लास चाहिए क्या?
अच्छा मेरा ही मैसेज भी नहीं आया होगा, आ जाएगा मेरे पास, तो आ गया, आपके पास भी आ जाएगा। चलो लेकिन ये प्रश्न एक बार दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, जैसे खुद को ही फील हो गया होगा, क्योंकि इसमें 2-3 टेढ़े मेढ़े वर्किंग नोट है। टेढ़े मेढ़े मतलब थोड़े से